नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। क्या गांधी से मोदी तक भारत की कूटनीति बदल रही है? एक नया सफर है कूटनीति, राजनीति, रणनीति का। क्या पीओके की वापसी भी तय हो रही है? ये बड़ा सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत एक वैश्विक संदेश देने निकला है। शांति की बात करेंगे, लेकिन सुरक्षा के सवाल पर अब चुप नहीं बैठेंगे। और इसी अभियान की अगुवाई कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर। 7 प्रतिनिधिमंडल गए हैं विदेश में, शिष्टमंडल सांसदों के, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल माना जा रहा है, जो अमेरिका और उसके आसपास के देशों में दौरा कर रहा है, उसका नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं। एक और भारत की जो संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग, उनकी बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पनामा में शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा कि भारत अब गांधी का देश है, भारत गांधी का देश है, लेकिन अब दूसरा गाल नहीं बढ़ाएगा, जवाब देगा। यानी महात्मा गांधी ने हरदम इस बात को कहा था कि महात्मा गांधी का देश भी अब किसी हमले पर दूसरे के सामने अपना गाल नहीं आगे करेगा। इसका मतलब यह है कि गांधी ने कहा था कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। शशि थरूर कह रहे ना, अब हम ऐसा नहीं करने वाले। गांधी का देश भारत भी अब अपना दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, जवाब देगा। आतंकवाद को भी, आतंकवाद के आकाओं को, मददगारों को भी। तो क्या यह एक नया कूटनीतिक संदेश है पूरे विश्व को? क्या अब भारत की विदेश नीति गांधीवाद से थोड़ा सा शिफ्ट होकर मोदीवाद की ओर बढ़ रही है? क्या यह वही नया भारत है जो कहता है घर में घुसकर मारेंगे, जो सिर्फ बात नहीं करता, एक्शन लेता है, एक्शन में विश्वास करता है? और इसी के साथ एक और बड़ा बयान आया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। उन्होंने कहा है कि अब पीओके लेकर रहेंगे, और विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है। उस बयान के जवाब में एक पत्रकार ने सवाल पूछा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम बातचीत चाहते हैं। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन पीओके और आतंकवाद पर, पीओके की वापसी पर हम बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मसला बहुत गर्म है। और अगर समाचार चैनलों, समाचार माध्यमों की सुर्खियों को अगर देखें, तो उससे क्या इस बात का संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खुद ही भारत में मिल जाएगा। क्या कोई नई रणनीति बनाई जा चुकी है जिसमें बिना जंग के जीत का खाका तैयार हो चुका है? आज मंथन में पूछेंगे हम 2 सीधे सवाल। क्या भारत की कूटनीति गांधी से मोदी तक अब पूरी तरह शिफ्ट होने का सफ़र शुरू कर चुकी है? और क्या पीओके की वापसी अब महज सपना नहीं है, रणनीतिक तैयारी का हिस्सा बन चुकी है? तस्वीरों और बयानों के शोर से हटकर अगर थोड़ा सा हम देखें और संकेतों के जरिए आज हम भारत की बदलती रणनीति, कूटनीति, विदेश नीति और सैन्य सोच का विश्लेषण अगर हम करें, तो कुछ संकेत तो मिलता है। और इसी पर आज हम मंथन करेंगे, जहां मुद्दे की गहराई से पड़ताल करेंगे। दोनों जो सवाल हमने उठाए हैं उनकी हम बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है जिसको लेकर हम इस बात को कह रहे हैं, वो बयान है शशि थरूर का। वो स्क्रीन पर लाया जाए। वो बयान जो पनामा में उन्होंने दिया है अपने दौरे के दौरान। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का भी देश किसी हमले पर दूसरे गाल को आगे नहीं करेगा, जवाब देगा, जवाब में सख्त कार्रवाई करेगा। थरूर ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख एकदम साफ है। हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरीके से दृढ़ता से खड़े हैं। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हमें यही सिखाया है कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बयान है, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, और इसी को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। लेकिन शशि थरूर लगातार भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भारत की बात बताने के लिए विश्व में गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो कह रहे हैं कि हम
जरूर भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और अब पहले की तरह हम नहीं काम करते, हम थोड़ा रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और हम जवाब देते हैं। इस पर शशि थरूर की पार्टी के अंदर ही बवाल मचा हुआ है, उनके कई साथी उन्हीं को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल शशि थरूर एक ऐसे शख्स हैं जिनका एक बहुत बड़ा कद है विश्व में डिप्लोमेटिक क्षेत्र में, और वो एक बहुत बड़े डिप्लोमेट भी हैं। अब पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स है या शशि थरूर कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो कांग्रेस बहुत अच्छी तरह समझ रही है, ये कांग्रेस और सर थरूर के बीच का मसला है। थरूर ने इस पर कहा भी है कि भाई उन्हें जो करना है वो करें, जो करना है हम करेंगे। लेकिन एक बात तो है, शशि थरूर का जो किरदार है, थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं। शशि थरूर का किरदार कांग्रेस में हरदम एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए लड़ने वाले नेता का है। पिछले दिनों जब गांधी परिवार की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव में उछाला गया या सामने किया गया, तो उस वक्त थरूर ने भी नामांकन कर दिया था और अंत तक वो चुनाव लड़े। चुनाव हारे वो बात अलग है, लेकिन वो चुनाव लड़े, उन्होंने पीछे कदम नहीं खींचा। तो थरूर कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली या उन्हें और बेहतर करने की हिमायत करते हैं। तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, केरल में चुनाव होना है बहुत जल्दी विधानसभा का। शशि थरूर के जो सबसे तगड़े विरोधी हैं पार्टी के अंदर, वो केरल से ही सांसद हैं के.सी. वेणुगोपाल। वेणुगोपाल गांधी परिवार के इर्द गिर्द दिन भर गणेश परिक्रमा किया करते हैं चारों तरफ, और कान भरा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार के कान थरूर के खिलाफ करते हैं। तो इधर कुछ जो देखने में आया है कि थरूर से और गांधी परिवार से थोड़ा सा जो बातचीत है वो सीधी बातचीत नहीं अब बची है, और चार मुलाकातें थरूर ने मोदी से कर ली हैं, तो इस बात और हवा मिल रही कि क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सवाल या थरूर का जो विदेश में रुख है भारत देश के लिए, अपनी सरकार के लिए, वो एक बेहतरीन डिप्लोमेट की तरह वो रख रहे हैं। और अगर याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्हें नरसिंह राव ने भेजा था, तो क्या उन्होंने नरसिंह राव से अपना राजनीतिक विरोध वहाँ विदेश में जाकर जाहिर किया था? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लोग जो अंदर हैं उनके विरोधी वो कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थरूर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार वो कह रहे हैं, उन्होंने वो बात भी रखी, वो वीडियो भी उनका वायरल है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे नवाज शरीफ, उनके बुलावे पर उनकी पोती की शादी में, और प्रोटोकॉल तोड़कर गए। हमने कदम बढ़ाया, हमने बहुत सारे प्रतिनिधिमंडलों, हमारे यहाँ प्रतिनिधिमंडल आए, हमने पूरा सहयोग किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? हमें घाव दिए, पहलगाम हमें दे दिया, हमारे लोगों को धर्म पूछ कर मारा। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। एक विश्व में जो 7 प्रतिनिधिमंडल गए हैं, वो एक भारत की जो कार्रवाई है उसके बारे में विश्व को बता रहे हैं और भारत का जो दृढ़ निश्चय वो बता रहे हैं। लेकिन आज हम एक आइडियोलॉजिकल चेंज पर बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। इस दौरान शशि थरूर ने जो कुछ बोला है विदेशों में, उस पर कांग्रेस के मीडिया सेल के हेड पवन खेड़ा ने कहा है कि थरूर की जो पुस्तक है उस पर उन्होंने उसका हवाला दिया। पवन खेड़ा कहते हैं कि 2011 में, माफ़ कीजिएगा 2018 में शशि थरूर की जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, उसका हवाला देते हुए एक अंश साझा किया है जिसमें थरूर ने लिखा था कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का भाजपा द्वारा चुनावी लाभ के लिए बेशर्मी से शोषण किया गया, जबकि कांग्रेस ने पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई की थी लेकिन उन्हें प्रचारित नहीं किया। खेड़ा ने इस अंश को साझा करते हुए लिखा है, मैं डॉक्टर शशि थरूर से सहमत हूं जिन्होंने 2018 में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ये लिखा था, लेकिन मौजूदा दौर में वो असहमत है। इसी तरह उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं। वो कह रहे हैं कि शशि थरूर बार बार पीएम मोदी की तारीफ करते हैं और उन्हें तो भाजपा का प्रवक्ता होना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज भी डिप्लोमेट रहे हैं, आईएफएस हैं, फॉरेन सर्विसेज हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको इसमें क्या भाजपा का क्या सपा का क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा नहीं इसमें कुछ दिख रहा है। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। अब वो कुछ बयानात भारत के गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम पीओके लेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री ने एक बार फिर इस बात को कहा है कि वो पीओके लेकर रहेंगे। और शहबाज शरीफ की जो बातचीत की पेशकश थी उस पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा वो सुनिए। मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र
मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है। हमारी जो द्विपक्षीय बातचीत या संबंध या जो एंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ, उस पे हमारा पक्ष, हमारा रवैया बड़ा साफ है, क्लियर रहा, कंसिस्टेंट रहा है। जैसे हमने पहले भी बताया कि कोई भी इस प्रकार का द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के बीच में सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल या कि दो पक्षीय ही रहेगा। साथ ही साथ हम ये फिर से दोहराना चाहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है। और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उस पे बात इस मुद्दे पे होगी पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। इस बात का मैंने जिक्र पिछले जो प्रेस वार्ता हुआ था उसमें भी किया था। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पे जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि भाई जो पीओके पर पाकिस्तान जबरदस्ती कब्जा करके बैठा, वो कब छोड़ेगा, हम इस पर बात करेंगे। हम कोई उस पर नेगोशिएशन नहीं करने जा रहे, वो तो माने कि वो भारत का अंग है। असदुद्दीन ओवैसी भी खूब चर्चा में, AIMIM के अध्यक्ष और बहुत ही मुखर नेता, इस वक्त उन भी अंतर्राष्ट्रीय पंच पर भारत में बहुत चर्चा में हैं। वो किस तरह जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। वो अरब देशों के दौरे पर हैं और वो भी एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हालांकि ये एक किसी कार्यक्रम का ये जो बयान था उनका है, वो लगातार अभी संयुक्त अरब अमीरात में थे, अन्य देशों में थे, तो इस बात को कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान एक मक्कार झूठा देश है और उसने इस तरीके का षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा। बहुत मुखर तरीके से वो बोल रहे हैं और अरब कंट्रीज़ में जो बातें वो रख रहे हैं वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं। शर्मा जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। मुन्ना खान कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मुन्ना जी बहुत स्वागत। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर चतुर्वेदी आपका भी बहुत स्वागत, धन्यवाद। आलोक सिन्हा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, हम सबके अग्रज सुरेंद्र दुबे जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत खेमचंद शर्मा जी से ही मैं करूँगा। खेमचंद शर्मा जी, शशि थरूर साहब बहुत बेहतरीन तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दुनिया में, और वो जो बातें रख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी मजबूत बातें हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भारत की बात करेगा तो फिर भारत सरकार की भी बात करेगा, उसको करना भी चाहिए, क्योंकि भारत की बात में फिर कोई राजनीतिक बवंडर या राजनीतिक झंझट होता नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं इस मंच से। जो कांग्रेस के नेता या उनकी पार्टी के लोग जो बीच में हरकतें कर रहे हैं, वो मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ, बल्कि यूँ कहें कि बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पार्टी का इंटरनल मामला है, आपका कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी करिए, वो जो करिए, लेकिन ये बात ठीक नहीं कि जब देश का वो पक्ष रख रहे हैं दुनिया के सामने, तो फिर इस तरीके की बातें उनके बयानों को लेकर, उनके उसको लेकर की जाएँ। मैं सीधा तौर पर ये पूछना चाहता हूँ शर्मा जी आपसे कि क्या ये आइडियोलॉजिकल जो चेंज है, क्या ये कूटनीतिक रूप से हम थोड़ा चेंज हो रहे हैं, गांधी से मोदी तक, गांधीवाद से मोदीवाद की तरफ हमारा शिफ्ट हो रहा है क्या? शर्मा जी नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास करती है कि जो भी व्यक्ति देश की बात करता है
उनकी बातों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी फॉरेन डेलीगेशन गया हुआ है और उसमें सभी दलों के नेता हैं। वो भारत की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, हमारे स्टैंड की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है उसको वो पूरे विश्व के सामने उजागर कर रहे हैं, उनके गलत चेहरे को पूरे विश्व के सामने उजागर कर रहे हैं। वैसे शशि थरूर जी ने सही बात की कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जब पाकिस्तान ने पहले आतंकी घटना भारत में की तो वहां सर्जिकल स्ट्राइक की गई, हमारी सेनाओं ने घुस के मारा, हमारी सेनाओं ने घुस के वहां पे जो आतंकी पैड थे, लॉन्चिंग पैड थे, उनको समाप्त किया, और उसके बाद एयर स्ट्राइक की, और अब उनकी छाती में जाके अंदर घुस के, पंजाब में अंदर घुस के जवाब दिया गया है और उनके जो कैंपों को खत्म किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है। और अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी विदेशी दौरे में ये कह रहे हैं कि हम तो भारत पर अटैक करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारे ऊपर ब्रह्मोस की वर्षा हो गई। और ये पूरे विश्व में अलग अलग मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें निकल गई। लेकिन कांग्रेस क्योंकि परिवार की राजनीति करती है, तुच्छ राजनीति करती है, गांधी परिवार को बचाने की, प्रमोट करने की, महिमा मंडन करने की राजनीति कर रही है, तो उनको ये देश की बात हजम नहीं हो रही। अगर वो देश की बात को हजम करते, देश की बात को एक्सेप्ट करते, तो इस तरीके की बातें नहीं करते। अरे राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, आप हमको घेर सकते हो, हम आपको घेर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो रही है और जब विश्व स्तर पे हम भारत को मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने दुश्मनों को हम इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हमारे देश के हित में है, और दुश्मनों ने जो गलती की है, दुश्मनों ने जो पाप किया है, उसको हम विश्व के सामने उजागर कर रहे हैं, तो उस समय इस तरीके की राजनीति करना, अपने नेता को नीचा दिखाना, अपने नेता को गलत सिद्ध करना, ये कांग्रेस की लो लेवल राजनीति को प्रदर्शित करता है। ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन आपने मेरे मूल सवाल का जवाब ही गोल कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है क्या? क्योंकि जब शशि थरूर साहब ये कह रहे हैं कि गांधी का देश भारत भी अब अपना दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, आज मेरी चर्चा का जो सबसे ज़्यादा फोकस वो यही विषय है कि वो इसका मतलब ये है कि गांधी का जो आइडियोलॉजी थी उससे क्या गांधीवाद से मोदीवाद की तरफ जो शिफ्ट का सफ़र वो हम शुरू कर चुके हैं क्या? शर्मा जी, देखिए हर युग का एक अपना डिसीजन होता है, और गांधी जी का जो युग था, गांधी जी की जो विचारधारा है वो आज भी शाश्वत है, और आज भी हमारी सरकार उनको जहां जरूरत है वहां पे उपयोग कर रही है। लेकिन साथ के साथ आज के समय के अनुसार हम लोगों ने अपनी विचारधारा को बदला है, और वो ये है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटी भारत में होती है तो इट विल बी द एक्ट ऑफ वॉर। अब आप नाम कुछ भी दे लीजिए, वर्तमान में सरकार मोदी जी की, आप मोदीवाद भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये भारतवाद है, ये इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये शिफ्ट हुआ है। ठीक बात है जी। मुन्ना खान जी, मेरा मोटे तौर पर सवाल यही है, ठीक है पार्टी का अंदर का झंझट आप निपटाओ, लेकिन जो पूरे विश्व में भारत का नेतृत्व तो वो कर रहे हैं शशि थरूर, तो आपसी में इस तरह के बयानात मुझे लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर से जो आ रहे हैं वो एक, मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा है बुरा है ये राजनीतिक लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें कहीं होनी चाहिए। एक मेरा ये है, लेकिन दूसरी बात जो मुझे शशि थरूर जी के बयान से जो एक क्रक्स निकला कि गांधी जी को दुनिया में बहुत सारे देश मानते हैं, उनकी प्रतिमाएं लगी हैं, उनकी मूर्ति लगी हैं, तमाम बड़े बड़े आंदोलनों को दुनिया में गांधी जी ने उनको एक मुकाम दिया, एक उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि वो उन्होंने अपनी आज़ादी प्राप्त की तमाम संघर्षों के बाद। हमारी पहचान गांधी है, हम गांधी के देश हैं, हमें गांधी के नाम से ही पहचाना जाता है। शशि थरूर साहब ने ये बात कही कि गांधी का देश भी अपना दूसरा गाल नहीं आगे करेगा। मेरी छोटी समझ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडियोलॉजिकल चेंज है जो गांधीवाद से मोदीवाद की तरफ जा रहा है। मुन्ना खान, सबसे बड़ी बात यह है कि शशि थरूर जी ने जो कहा वो समझने की जरूरत है। शशि थरूर जी ने कहा कि जिस तरीके से आपने देखा देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार हाउडी मोदी हो या नमस्ते ट्रंप हो, कई प्रोग्राम किए, संबंध जोड़ने की कोशिश बार बार हुई, लेकिन मुझे सिला क्या मिला? हमारे आदमियों को हथकड़ी में डाल करके, और जैसे जिस तरीके से एक आतंकवादी को भेजा जाता है, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतीयों को भेजा गया। शशि थरूर जी ने यह भी कहा कि जो नीयत है ट्रंप की, वो ट्रंप के नियत और नीति में कहीं ना कहीं भारत का नुकसान
होता हुआ दिख रहा है। ट्रंप को समझना चाहिए कि हम उनके एक बहुत बड़े सहयोगी हैं। तो आज देश सवाल कर रहा है कि जो बात शशि थरूर अमेरिका में जाकर के बोल सकते हैं, क्या इतनी हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बोले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इन सवालों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जो भारत के लोग गए हैं, वो किसी दल की वजह से नहीं गए और किसी दल ने उसे नहीं भेजा। वो भारत की बात लेकर के पूरे विश्व में गए हैं। और भारत जिस तरीके से, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, जिस तरीके से बार बार अत्याचार हमारे ऊपर कर रहा है, तो इस संदर्भ में शशि थरूर जी ने कहा कि अब वो गांधी जी का देश तो है, लेकिन अब वो गांधी जी वाला वैसा देश नहीं है जो एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे और दूसरा गाल आगे कर दे। इसका मतलब है हम कड़ा जवाब दे सकते हैं, हमारी क्षमता है और हम समझदारी से बहुत ही तरीके के साथ मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसका ये है। दूसरी बात ये है कि आप समझिए विशाल जी कि लगातार बार बार हिंदुस्तान, भारत के मीडिया ने ये कहा कि कराची हमारे कब्जे में है, इस्लामाबाद हमारे कब्जे में है, लाहौर में हम हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाले हैं। तो ऐसा क्या हो गया जो युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी? ठीक है, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, युद्ध विराम पर बहुत चर्चा हो चुकी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, युद्ध विराम से मुन्ना खान आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। और भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तमाम ड्रिल्स भी हो रही हैं। और राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई पीओके के लोग जो हैं वो हमारे अपने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिन हमारे साथ ही आएंगे। सुरेंद्र दुबे जी की तरफ मैं रुख करता हूँ। सुरेंद्र जी, मेरे मूल प्रश्न का उत्तर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां घुमा फिरा कर दे रही, वो नहीं दे पा रही। मैं इसे बहुत बड़ी शिफ्ट के रूप में देख रहा हूँ। भारत गांधीवाद और गांधी के लिए जाना जाता है, वो अच्छी बात है कि आतंकवाद को आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए, लेकिन वो करें हम गाल आगे नहीं करेंगे। हम गांधी का जो सिद्धांत था कि अगर एक थप्पड़ मारता तो गाल आगे कर दो, तो क्या ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि अब वो गांधीवाद से काम नहीं चलेगा, अब मोदीवाद एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इस चीज का? सुरेंद्र दुबे अनम्यूट करिए। सुरेंद्र जी अनम्यूट करिए, सुन नहीं पा रहे हम आपको। आई आवाज? जी बोलिए। हाँ, देखिए पहले ये देखिए कि ये जो शशि थरूर साहब गए, ये जो गांधी का जिक्र कर रहे हैं, गांधी जी किसी आतंकवाद से वो स्वतंत्रता की एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक बड़ा अलग पर्सपेक्टिव था। तो उनके इस कथन को जो कहते थे कि कोई एक अहिंसा के उसमें कि एक गाल पर मारे तो मैं दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, उसका कोई तुक नहीं है। इट इज मिसकोट कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये जो शशि थरूर जी को लेकर कांग्रेस के लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, स्वाभाविक है। आपने कांग्रेस पार्टी ने उनको नहीं भेजा है, आपने कांग्रेस के बजाय स्वयं सरकार ने सेलेक्ट करके भेजा है। तो जो आशंकाएं देश के लोगों के मन में है कि भाई क्या शशि थरूर कहीं बीजेपी में जाने वाले हैं या शशि थरूर भाजपा के प्रभाव में आ गए, अगर ये आशंकाएं आम आदमी के मन में तो कांग्रेसियों के मन में, तो अगर खेड़ा साहब कोई संदर्भ बता देते हैं कि उन्होंने इसकी निंदा की थी तो ठीक है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान का मामला द्विपक्षीय है, इसमें तीसरे किसी पक्ष से कोई लेना देना नहीं जी। अब अगर तीसरे पक्ष से लेना देना नहीं है तो दुनिया भर के 30-35 मुल्कों में क्यों भेजा गया लोग? ये पंचायत क्यों हो रही? अरे भाई, अगर हम ये कहते हैं घर में कि हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा है तो हम आपस में निपटा लेंगे, लेकिन अगर हम पूरे शहर भर में लेके 10 मित्रों के यहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन खुद चाहते हैं। नंबर 1 बात है। दूसरी बात है कि अभी जैसे राजनाथ सिंह जी ने कहा, पहले बीजेपी ये कहती थी कि हम पीए को लेकर आएंगे, अब राजनाथ जी कह रहे हैं कि पीओके के लोग अपने हैं, वो एक न एक दिन वापस चले आएंगे। क्या वो छुट्टी मनाने गए हुए? ठीक उसी
कार्यक्रम में सुरेंद्र जी मैं 2 सेकंड के लिए आपको इंटरवीन कर रहा हूं सुरेंद्र जी। मैं इस कार्यक्रम में आ रहा तो मैंने चूंकि वर्बेटम बाइट उनकी नहीं सुनी थी, तो मेरे दिमाग में भी यही इंप्रेशन था कि उन्होंने कहा होगा कि हम खोद देंगे और पोत देंगे और लिख देंगे। सुना, उन्होंने यही कहा है जी, मैंने सुना है, मैंने अभी सुना, इसी कार्यक्रम में सुना है जी। हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि भाई आप उनसे ये क्यों कह रहे हैं? भाई सीधे एक बात ये कही जा सकती कि भाई वर्तमान परिस्थितियां जो है उनमें जरूरी नहीं है अगर कभी फुल फ्लेज युद्ध होगा तो देखा जाए। ये कहा जा रहा है कि पीओके के लोग स्वयं आ जाएंगे, तो किसी प्लेजर ट्रिप पर नहीं गए हुए, उनको छुट्टी मनाने नहीं गए हुए तो स्वयं आ जाएंगे। ये जो शिफ्ट हो रहा है ये गड़बड़ है। अभी आपने चर्चा की उनकी ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब जो बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद करते जा रहे हैं वो उनको इस देश में भी करना चाहिए, करते भी हैं बीच बीच में। वो भी ये पूरा खेल जो है जितने लोग गए हैं, जैसे शशि थरूर गए कांग्रेस के बगैर नाम भेजे, लेकिन टीएमसी के यूसुफ पठान पे कहा गया, उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं। तो ये कोशिश की, ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नहीं है, सरकार द्वारा चयनित प्रतिनिधिमंडल है। जो काम इनको करना चाहिए 10-11 साल में, भाई इन्होंने 60-70 देशों की यात्रा की। इस लड़ाई के दौरान हमारा कोई विदेशी मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हो, पाकिस्तान के साथ तुर्की और चीन खुले रूप से खड़ा हुआ। सुरेंद्र जी बहुत सारे लोग खड़े भी हुए, बहुत सारे लोग सुरेंद्र जी खड़े भी हुए, ऐसा नहीं है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? कोई रास्ता देखते हुए बात कर रहा है। अकरम साहब ने अभी कोर्ट में किसी वो क्या कहते हैं हलफनामा दाखिल किया अमेरिका के। हाँ, मैं पढ़ रहा था, व्यापार के दबाव में हमने भारत और पाकिस्तान से समझौता कराया, तो अब आप उसका खंडन करके जाके ट्रंप से करिए कि आप गलत कर रहे हैं। बाकी ठीक है, दूतावास से बैठ करके कुछ भी कर लीजिए, विदेशी अखबार मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था, अभी सुरेंद्र जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं आंकड़ा देख रहा था कि पिछले 11 दिन में 8 बार उन्होंने कहा कि भारत का हमने सीज़फायर कराया, हमने हस्तक्षेप कराया, और एक कोर्ट में भी अमेरिका की सरकार ने इस बात को बाकायदे हलफनामा दिया। बहुत सारी इन सब चीज़ों के मायने हैं। विदेश नीति बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए बहुत संभल कर उस पर चर्चा करते हैं और करेंगे भी। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ आलोक सिन्हा जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आलोक सिन्हा, आपकी तरफ मैं आ रहा हूं। सुरेंद्र जी ने कुछ बातें रखी, बहुत सारी बातें उसमें एक तरीके से रेलिवेंट भी हैं और बहुत सारी उनका अपना पक्ष है। सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं फिर आपसे यही सवाल करूंगा कि क्या ये रणनीतिक चेंज है? हालांकि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि मिसकोट किया उन्होंने, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। गांधी ने जब ये कहा था वो एक स्वतंत्रता आंदोलन था, और आतंकवादी अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम गाल थोड़ी आगे करेंगे। तो ये मिसकोड है, मिसमैच है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो ये बातें आती है ना कि हम घुसकर मारते हैं, हम नया भारत हैं, पहले वाला नहीं भारत। तो क्या कूटनीतिक परिवर्तन, रणनीतिक परिवर्तन या आइडियोलॉजिकल परिवर्तन हम देख रहे हैं क्या, आलोक सिन्हा? जी विशाल भाई, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने अहिंसा सिखाई हम लोगों को, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक बात और कही थी, कायरता से बेहतर है कि हिंसा की जाए। और मैं थरूर साहब की बात करूंगा, वो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन वो जब बात राष्ट्रवाद की होती है तो वो कांग्रेस और भाजपा नहीं देखते हैं, जी। और अगर मैं एक मुन्ना साहब से पूछूंगा एक सवाल कि देश के दुश्मन को सबक सिखाने की बात अगर है तो उसको राष्ट्रद्रोह, उसको ये लोग राष्ट्रद्रोह कह रहे हैं, तो फिर देशद्रोह क्या है? थरूर जी तो कांग्रेस में माइनॉरिटी ऑफ थॉट्स बन के रह चुके हैं। उदित राज जी ट्वीट करते हैं कि उनको साहब के लिए तंज कसते हुए
कि उनको मोदी का प्रवक्ता बन जाना चाहिए। ये आपसी कलह क्यों है, ये कांग्रेस को भी जानना चाहिए। आलोक जी, और मुझे जो लगता है जी कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो कांग्रेस की चिंता है या डर है, ये भी समझना चाहिए। तो कुल जो मुझे ये समझ आता है कि आपके पार्टी का नेता अगर देश के साथ खड़ा है, देश की बातों को वो कह रहा है, तो आप इसमें चिंतित क्यों हो रहे हैं भाई? उदित राज जी जैसे नेता शशि थरूर की बातों को हजम नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस अब राष्ट्र की आवाज को भी दबाना चाहती है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी की तरफ रुख करूंगा और सभी मेहमानों को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और इस चैनल का प्रधान संपादक हूं, तो मुझे मेरे नाम से ही संबोधित करें। और जी। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। ये पीओके का अभी राजनाथ सिंह को भी अभी सुरेंद्र दुबे जी ने भी चर्चा की, हमने भी इसी कार्यक्रम में सुनवाया है। वो सही बात है, दुबे जी ठीक कर रहे हैं कि भाई कोई पर्यटन में थोड़ी गए हैं जो आ जाएंगे, वो हमारे अपने लोग हैं, कभी ना कभी आएंगे। हमने शाम को भारत के समाचार माध्यमों को देखा तो ऐसा लगा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि आज ही ठोक डालेंगे, तो मैं उसी इंप्रेशन में इस कार्यक्रम में आ गया और मैंने कहा कि भाई राजनाथ सिंह तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल रात में ही छीन लेंगे पीओके को। लेकिन वास्तव में ये बड़े मजे हुए लोग हैं, देश के रक्षा मंत्री, वो सारी चीज़ें बहुत तथ्यों के आधार पर लोग कहते हैं। थोड़ा सा पत्रकार प्रोएक्टिव हैं इस देश में, इस तरह की चीज़ों को लेकर भागने, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अब ओवरऑल अगर देखें एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, तो पीओके को लेकर अभी आप भी देख रहे होंगे तमाम जगह खबरें अचानक आ गई कि पीओके एलओसी तोड़ देंगे, पीओके फोड़ देंगे, ये चल रही खबरें। और बाकायदे बहुत बड़े बड़े इस देश के एंकर डिबेट लेकर बैठे हुए हैं, शाम से लेकर रात तक ये चलेगा सब। पीओके को लेकर क्या सोच है हमारी, होनी भी चाहिए, जैसा कि हमने संसद में भी पास किया है कि भाई पीओके हमारा हिस्सा है, तो फिर मुश्किलें कहाँ नजर आती हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी? देखिए, मुश्किल शुरू से जो है अगर आप देखें तो उसमें यह है कि यहाँ जो राजनीतिक दृढ़ संकल्पता होनी चाहिए, उनका जो इस तरीके की सोच होनी चाहिए। तो अभी ये जो सीज फायर बीच में कर दिया गया, ये सबसे बड़ी भूल थी। हमारे पास इतना बड़ा एडवांटेज था। पाकिस्तान को जो फंड आईएमएफ से मिल रहा है वो अभी तक नहीं मिला था। अगर हमने उसी टाइम जो कार्रवाई चल रही होती उसे नहीं रोका होता, अब उसको वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं मिल गया। हमारी कूटनीतिक हार उसमें रही। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा करी थी, हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका था कि हम बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में मान्यता देते, उसकी एम्बेसी के लिए जो जगह उसने हमें मांगी थी देते, तो पाकिस्तान से इतना बड़ा हिस्सा जो है हम वो अलग कर लेते बिना लड़े। लेकिन वहां भी कोई इस पे कुछ भी नहीं किया गया। ये एक और बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी भूल। और जैसे कि तीसरी बात उन्होंने भी कही कि कोई देश हमारे साथ खुले तौर पे नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं खड़ा था। पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा था, चाइना खड़ा था, यूएस पीछे खड़ा था, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। तो ये एक और कहीं ना कहीं जब आप एक लड़ाई की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को मैनेज करके चलना होता है। वहां भी हमारी जो विफलता है वो सामने आती है। फिर उसके बाद ये आता है कि जब तक आप एक एग्रेसिव पॉलिसी लेकर नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई तो आप पे हमला करेगा ही ना। अब इजराइल के ऊपर कोई जल्दी क्यों नहीं हमला करता? क्योंकि उसे मालूम है कि वो वहां पे मंथन नहीं करेगा, उसका कोई टीवी पे प्रोग्राम नहीं चलेगा कि अब यहाँ जा रहे हैं, अब ये रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। ये सब नहीं होता है वहां पे, वहां सीधे हमला होता है। यहाँ इसी में उलझ के रहेगा कि अब मेजर चतुर्वेदी, हम भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं ना। हमने भी तो अटैक किया है, हमने तो हमले किए हैं, 16 से लेकर हमले किए हैं हमने। हमारा नेचर हमला करना नहीं था, लेकिन हमको मजबूर किया गया, हम कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत एक सीमित, एक बहुत लिमिटेड कार्रवाई। ये लड़ाई में जाने की आवश्यकता थी। आपने केवल टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए, वो उसमें 150-200 लोग मर गए। वो महीने 2 महीने में दोबारा उतने आतंकवादी खड़ा कर देगा, वापस वहीं खड़े हो गया। बदला क्या?
200 आतंकवादी आईएसआई को खड़े करने में 2 महीने लगेंगे। नहीं, फिर से खड़े करने में मैं आपसे एक बार फिर मेजर चतुर्वेदी चीज जो अभी देश के अंदर चल रही है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं के बयान देखे, जिसमें आज एक विधायक का बयान आया कि हिंदुस्तान की जो वायु सेना है वो नालायक है, और जब वो ये सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तो वो सो रही थी। ये आज बीजेपी के विधायक का एक बयान आता है, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं है। एक पहले कह चुका है कि देश की सेना जो है वो बिल्कुल नतमस्तक, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, ना पार्टी से निकाले गए हैं, ना पद से हटाए गए हैं, बाकी आप कार्रवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब आप ऐसे, जब इस देश की सेना इसी देश में सरकार में बैठे मंत्री विधायकों से गालियां खा रही है, बेइज्जत हो रही है, तो शशि थरूर जाके बाहर क्या बोल रहे हैं, वो फलाने क्या बोल रहे हैं, उस एवरीथिंग वैसी क्या बोल रहा है विश्व में, वो क्या मायने रखता है? भारत के अंदर तो बहुत अच्छे, भारत की सेना को आप नीचा दिखा रहे हो। अच्छा, बात वहां नहीं है कि एक आदमी ने, मान लीजिए हर पार्टी में कोई ना कोई 2-4 ऐसे बेवकूफ गधे बैठे होते हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। इन गधों पे कार्रवाई, तो जब आप इन गधों को सजा के रखेंगे तो आप ये दे रहे हो ना कि ये गधे जो हैं ये हमारी रजामंदी से बोल रहे हैं, ठीक है, और वोट मांगने फिर आप उसी पे चले जाते हो कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई साहब, किस बात की तिरंगा यात्रा? यहाँ सेना को नालायक बता दिया उसने। अब आप कल्पना करिए, अगर यही बयान अगर पाकिस्तान में दिए होते तो अभी चौराहे पे लटक रहे होते पूरे परिवार के साथ। देखिए मेजर चतुर्वेदी, हम इस अपने जो बातचीत में आपने 2 बार कहा कि पाकिस्तान में सेना फैसले करती है, अच्छी बात थोड़ी है। तभी तो वहां लोकतंत्र है कहाँ? वो हर 3 दिन में से सत्ता को पलट देती है। हमारा देश इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ राजनीतिक नेतृत्व फैसला करता है, इसीलिए भारत है। भाई वो फैसले कर लेती है सेना वहां पे। यहाँ पे होता है कि लड़ाई की तैयारी थी, सब कुछ था। अब मैंने जैसा फैसले कर लेती है तो उसके दुष्परिणाम भी तो हैं। पाकिस्तान में दुर्गेंद्र जी, पीओके के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है, और आज आदरणीय राजनाथ जी ने उसी को रीट्रेट किया है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, हमारे परिवार का अंग है, हमारे परिवार का पार्ट है। वहां के लोग भारत से अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस करते हैं, मानते हैं, कनेक्ट करते हैं, और आज नहीं तो कल पीओके हमारे साथ आएगा, पीओके की जनता हमारे साथ आएगी। अब इसके अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। पीओके आएगा, पीओके आना चाहिए, ये हमारी स्पष्ट नीति है। कब और कैसे, ये एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है, ये आर्मी और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके कॉम्बिनेशन से आएगा, और वो आएगा, ये स्पष्ट है। कितना समय लगेगा? समय लग सकता है, इसको डिफाइन करना मुश्किल है। कैसे आएगा, ये स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है, आर्मी का डिसीजन है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका पार्ट है। अच्छा शर्मा जी एक छोटा सा सवाल और ले लो, हम चर्चा करेंगे। शर्मा जी, आतंकवादी हमारे भारत के दोषी हैं, पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान से जो आतंकवाद भारत में आता है उसको कैसे रोका जाए, कैसे खत्म किया जाए, उस पर बात होगी। शर्मा जी, पीओके किस तरीके से शर्मा जी वापस मिलेगी, शर्मा जी एक सवाल ले लो, छोटा सा सवाल ले लो। बलूचिस्तान को लेकर बार बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि उसमें हमको कोई स्टैंड लेना चाहिए था, आप क्या मानते हैं? देखिए, बलूचिस्तान पे भारत का एक स्पष्ट स्टैंड है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो स्टैंड नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अभी ये सभी, जो मैं उस भावना का सम्मान करता हूँ, वो भावना हमारे अंदर भी है, लेकिन जो विदेशी नीति होती है या कूटनीति होती है उसमें इस तरीके से डिसीजन नहीं होतेगा। सीधा सीधा बलूचिस्तान ने कोई ऑफिशियल, बलूचिस्तान की जो अभी लिबरेशन फोर्स है उनके कब्जे में एक सीमित जगह, सीमित स्पेस अभी पाकिस्तान का उनके पास है। उन्होंने घोषणा की और भारत इस पे एक डिसीजन अभी ले ले, ये शायद राइट समय नहीं है, राइट समय आएगा तो वो भी डिसीजन लिया जाएगा। भारत की स्पष्ट नीति है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के हुक्मरान बलूचिस्तान में गलत तरीके से वहां के नागरिकों पे अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और बलूचिस्तानी जो जनता है उनको न्याय मिलना चाहिए। सामरिक दृष्टि यही स्थितियां थी, वहां पे दुर्व्यवहार हो रहा था, जो बांग्लादेश आज मौजूदा है रुक कर रहा था, जैसा फर्क है। उस समय हमारे यहाँ पे कई करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस गए थे, आपको याद हो, विचार कर रहा था वो, इसीलिए हम मजबूर हो गए थे। करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में आ गए थे, वो आज ही वापस नहीं गए जिन्होंने हमारी डेमोग्राफी चेंज कर दी। तो ये हमारे लिए कंपल्सन बन गया था वो डिसीजन लेना। बलूचिस्तान के साथ तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। बलूचिस्तान और भारत की सीमाएं भी शेयर नहीं है, बलूचिस्तान भारत की सीमाओं से जुड़ा हुआ भी नहीं है। स्थिति बहुत अलग है, स्थिति इतनी अलग है कि हम
उसकी सिमिलैरिटी नहीं कर सकते। एक भी नागरिक वहां से माइग्रेशन करके भारत में आया ऐसा नहीं है। उस समय कई करोड़, 1971 में करोड़ का मतलब समझिए, आज वो करोड़, अगर वो करोड़ वहां पे थे तो आज कम से कम 10 से 15 करोड़ भारत में ऐड हो गए होंगे वो बांग्लादेशी। ठीक बात। तो वो स्थिति थी। उस स्थिति से निपटने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भारत को उस युद्ध में कूदना पड़ा। अगर भारत नहीं कूदता तो उस समय सारा का सारा बांग्लादेश भारत में आ जाता और पाकिस्तान वहां सफाई करके अपना पाकिस्तान का सेक्रेटरी बना देता। तो वो स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग है। स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लिया जाएगा। हम बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं, हम सिंध की जनता के साथ भी खड़े हैं, हम पाकिस्तान हर उस नागरिक के साथ खड़े हैं जिन पे पाकिस्तान की आर्मी और हुक्मरान अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे भाई बहन है, हमारा ही खून है, हम जैसे ही हैं, हम जैसी बोली भाषा है। लेकिन हम अगेंस्ट तो आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, हम अगेंस्ट हैं तो उन लोगों के अगेंस्ट हैं जो गलत काम कर रहे हैं। चेहरा तो वो आर्मी का दिखाते हैं, शरीफपन का दिखाते हैं, लेकिन काम वो उग्रवाद की फैक्ट्री चलाने का करते हैं, वो दहशत फैलाने का काम करते हैं। तो एक जो बात आई थी कि कुछ आतंकवादी मारे गए, 200-250 आतंकवादी मारे गए, तो उससे क्या लाभ हुआ? लाभ हुआ परसेप्शन का साहब। पहले होता था पाकिस्तान का, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, पाकिस्तान का बॉर्डर पास कर लिया और अब जो विलेन है वो खुश हो गया क्योंकि अब उसकी जान बच गई, अब उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मोदी जी ने दिया है कि विलेंस पीओके में घुसे या पाकिस्तान के पंजाब में कहीं भी या आर्मी कैंप में रहे, कहीं भी रहे, भारत घुस के मारेगा, आप सुरक्षित नहीं हो। मैं इसी घटना कराओगे तो हम आपको सुरक्षित नहीं रहने देंगे। ये परसेप्शन बदल। आज हम चर्चा भी खेमचंद शर्मा इसी जो शिफ्ट हुआ है, जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुन्ना खान, खेमचंद शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति अलग थी और तमाम पीओके या अन्य जगह की देश की अलग स्थितियां हैं जो पाकिस्तान के हिस्से हैं, तो हमें फिर इस तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि आज ही हमारे हाथ में पीओके लाकर नरेंद्र मोदी दे दें, बलूचिस्तान को अलग कर दें। ये जायज अपेक्षा नहीं है। देखिए चौहान साहब, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी को सुन रहा था, हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र जिनसे काफी डिबेट में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि वो यथास्थिति बांग्लादेश में नहीं थी। उन्होंने गलत कहा, उनको जानकारी इतिहास की रखनी चाहिए। बांग्लादेशी जो बांग्लादेश के लोग थे, जो उन पे अत्याचार पाकिस्तान के द्वारा किया गया, उन्होंने गुहार लगाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास कि हमारी जान की रक्षा की जाए। जो हम लोग हैं, जो जितने भी बंगाली लोग हैं, उन पे अत्याचार पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है। उसके बाद कार्रवाई हुई थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की बात अलग है। अरे बलूचिस्तान की बात अलग है, वो हमारे बॉर्डर से नहीं है। इन्होंने कहा कि वो हमारे सीमाओं से नहीं लग रहा। अरे हमारे सीमाओं से तो पीओके लग रहा है, आप उसको क्यों नहीं लेते? दूसरी बात ये कह रहे मोदी जी के शासनकाल में, अरे मोदी जी के शासनकाल में लोगों ने देखा 300 किलोमीटर आतंकवादी चल करके आते हैं, आपको शूट करते हैं, आपके जो वहाँ टूरिस्ट है घूमने वाले उनकी हत्या करते हैं और 300 किलोमीटर वापस चले भी जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं बॉर्डर में सुरक्षा के लोग? नहीं तो हम आक्रमण किया हमने ना, आतंकवादी अड्डों पर आक्रमण किया, जवाब तो दिया गया। 50 किलोमीटर का बॉर्डर का दायरा, जवाब तो दिया ना मुन्ना खान। तो कहाँ सुरक्षा कर्मी छोड़ेंगे? दूसरी बात, मोदी सरकार की विदेश नीति फेल है। युद्ध के दौरान देखा गया, पाकिस्तान के साथ अल्जेरिया आया, तुर्की आया, यूएसए पीछे से खड़ा था, चीन उसके साथ खड़ा था। आपके साथ कितने देश खड़े थे? इससे पता लगता है कि आपकी विदेश नीति नील बटा सन्नाटा है। आपने 200 देशों का भ्रमण किया, 64,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, फायदा क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। इसे साफ जाहिर है कि आपकी विदेश नीति बिल्कुल ठीक नहीं है और इसमें आपको देश को, देशवासियों को जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, खेमचंद शर्मा एक जवाब आप दे दीजिए। देश तो खैर देगा जवाब और देशवासियों को देंगे, लेकिन आप दे दीजिए। हमारे मुन्ना भाई फिर से कंफ्यूज कर गए। करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसे, फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि हमारे लिए वो कंपल्सन हो गई थी, ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वही बात मैंने बोली थी। दूसरा, आपकर हमारी विदेश नीति अगर विफल है तो किसी की भी हिम्मत कैसे नहीं हो पाई भारत को रोकने की, भारत को क्रिटिसाइज करने की, भारत पर प्रतिबंध लगाने की। भारत ने घुस के मारा, भारत ने घुस के मारा, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत को ये कह सके। भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन की भी हिम्मत नहीं हो सकी कि भारत ने घुस के क्यों मारा। हम भारत का विरोध करेंगे, यूएन में कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाया क्योंकि भारत की आज वो शक्ति है और पूरे विश्व ने। मुन्ना भाई सुन लो, सुन लो भाई,
समय मिला। मुन्ना खान उन्होंने सुना, खेमचंद शर्मा ने बड़े धैर्य से सुना, सुनिए आप उनको। एक स्वर में आतंकवादी घटनाओं का खंडन किया, निंदा की, आतंकवादियों की निंदा की, लेकिन भारत की निंदा किसी ने नहीं की। तुर्की सपोर्ट तो कर रहा था, पाकिस्तान निंदा नहीं कर पाया। अब उसकी भी हालत पतली हो रही है। ये भारत की शक्ति है। आज हम बराबरी के साथ पूरे विश्व के साथ बात करते हैं, सम्मान के साथ बात करते हैं। और एक बात और क्लियर कर दूं, हमारा जो डेलीगेशन गया हुआ है, ऑल पार्टी डेलीगेशन, वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इनवाइट करने के लिए नहीं, बट जो प्रोपोगेंडा नैरेटिव पाकिस्तान के द्वारा पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है, जो बेचारा अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, हम उस नैरेटिव को डिफ्यूज करने के लिए गए हैं। ये बेचारा नहीं है, ये विक्टिम नहीं है, ये कल्प्रिट है। ठीक बात है। ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। ठीक बात इसी की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, मानवता को नुकसान हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई की थी। ये हमें क्लियर रहना चाहिए, इसका एक पर्पज है। हम थर्ड पार्टी को ना इनवाइट करते ना एक्सेप्ट करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। आलोक सिन्हा, विदेश नीति को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। बार बार ये कहा था कि भारत के साथ कोई नहीं खड़ा था। खेमचंद शर्मा कह रहे भाई सारे लोग खड़े थे, अगर सारे लोग नहीं खड़े होते तो फिर हम कोई ना कोई इंटरवेंशन करता कि भाई आप क्यों मार रहे हो घुसकर अंदर। तो किस तरह ये जो विपक्ष के लोग हैं या जो लोग इस बात को बार बार सवाल उठाते हैं, विदेश मंत्री पे उंगली उठाते हैं, प्रधानमंत्री पे उंगली उठाते हैं, भारत की विदेश नीति पर उंगली उठाते हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह खड़ा हो? क्या लाठी वाठी लेकर आ जाए, क्या करे? देखें, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मेजर साहब ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा कि वायुसेना के लोग सो रहे थे, और ये बड़ा निंदनीय है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं। जब मेजर साहब कह रहे थे तो शुक्ला जी उसमें, मुन्ना जी उसमें हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन मैं मेजर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब देश की सेना आतंकवादियों को जवाब देती है तो कुछ पार्टियां सबूत मांगती है। जब उनके अपने सांसद तारीफ करते हैं, मेजर साहब सही कह रहे थे, इसलिए मुन्ना खान जी उसमें हाँ मिला रहे थे। मैं मेरी बात कंप्लीट हो जाए। जब अपने सांसद उनके तारीफ करते हैं तो उन्हें दूसरे खेमे का कहा जाता है। क्या ये राष्ट्र विरोध नहीं है? एक पार्टी अगर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई पर एकमत नहीं है, क्योंकि बात देश की है, तो वो कैसे देश का नेतृत्व करेगी? यहाँ तो बात भगवा की नहीं है, यहाँ तो बात तेरा की है। अगर हमारी सेना लड़ाई लड़ रही है और दूसरी पार्टियां उनसे जवाब मांगती है, तो क्या ये देशद्रोह नहीं है? हम मेजर साहब से पूछना चाहते हैं, मेजर साहब ने क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं आवाज उठाया? तो ऐसा है जो वो कह रहे थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान की सेना जो है वो मजबूत है। उनका कहने का मतलब तो यही था। तो उन्होंने अपमानित नहीं किया क्या देश की सेना को? नहीं, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। आप इस मंच पर बैठकर पाकिस्तान की सेना को मजबूत मत कहिए। अगर उसका कोई मंतव्य आपने समझा भी है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कहना चाहिए। नहीं, मैं मेजर साहब की बात कह रहा हूं। ठीक है, कोई साहब कहे, देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश हम सबसे बड़ा है, देश हम सबसे बड़ा, हमें कोट नहीं करना चाहिए किसी को। ने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप डिबेट पे बैठे हैं तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल जो करें वो सोच समझ करें। ठीक है, अब हम उनके शब्दों पर डिस्कशन करने के बजाय आगे बढ़े। सुरेंद्र दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरे पास कुछ ही वक्त है, मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विदेश नीति पर आपने सवाल उठाया। आपके सवाल मेरा है, अभी खेमचंद शर्मा ने कहा कि भाई किस तरीके, अगर कोई देश इंटरवीन करता कि ना आप आक्रमण मत करो, हमला मत करो, तो ये माना जाता कि हाँ वो देश भारत के मुखालफत में खड़ा हुआ है। लेकिन किसी ने ऐसा किया नहीं। हम लोग किस तरह चाहते हैं लोग हमारे साथ खड़े हों, उसका क्या प्रमाण हमारे सामने आना चाहिए? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है कुछ व्यवधान है, इंटरनेट का ही व्यवधान है। सुरेंद्र जी, ये कार्यक्रम का एक अंतिम टिप्पणी है आपकी कि आप किस तरह चाहते हैं विदेश नीति कैसे मजबूत हो, देश कैसे हमारे साथ खड़े हों? कुछ लाठी डंडे लेकर उनको दिखाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जो हम सब माने भाई बहुत सारे देश हमारे साथ में थे? अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि भाई
हमारा किसी ने विरोध नहीं किया कि हमने आक्रमण क्यों किया, इसी को हम मान लें कि वो हमारे साथ हैं। नहीं तो अगर कोई इंटरवीन करता तो हम मानते कि हमारे विरोध में खड़ा है, तो विदेश नीति कहाँ फेल हो गई? नहीं, हो सकता है कि उनका अपना एक दृष्टिकोण हो भाजपा के प्रवक्ता का, कि अगर किसी ने हमारे साथ नहीं दिया, लेकिन किसी निंदा नहीं, भाई कोई क्यों निंदा करेगा, इस बात की निंदा करेगा भारत बहुत खराब राष्ट्र है, इसने पाकिस्तान पर क्यों हमला कर दिया। भाई आप दोस्ती बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, विदेश नीति रखते हैं इसीलिए कि जरूरत पर आपके पास 4 देश खड़े हो, वो नहीं खड़े हो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, और दूसरा आज मेरा बड़ा ज्ञानवर्धन भी हुआ। पहली बार मुझे पता चला कि बांग्लादेशी हमारे देश में घुस आए तो उससे परेशान होकर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया जी। और 90,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया। 93 वस्तुतः जो स्थिति थी वो आपको भी मालूम है जी। ठीक है, ये सब ज्ञान आप अपने मतलब अपनी मीटिंग्स में दें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जैसे इस पर हम बैठे हैं, ऐसी बातें कहने से कोई फायदा है। वही है, ये लोग बार बार कहते थे कि हमारा शासन आएगा, हम इसको क्या कहते हैं, पीओके ले लेंगे। अब कह रहे पीओके वाले खुद चले आएंगे, तो जाहिर है डेविएट हुए ना। एक तरफ करें ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, में जवाब दूं? एक प्लीज रुकिएगा, मैं आपके बीच में बोलिए। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि जो लोग गए हुए हैं, अभी आप आएंगे, मैं अगर फिर आपने इन सब के लौटने के बाद कोई डिबेट की तो हम आपको बताएंगे। जो आज मैं कह रहा हूँ कि ये जितने लोग गए खुद आके बताएंगे कि हमने ये कहा, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। इस बीच में ट्रम्प साहब के, अच्छा ट्रम्प का तो लगातार मामला है, और ट्रम्प माने अमेरिका F-16 बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। अब बिल्कुल वक्त इजाजत नहीं देता, मेरे पास भी 1 सेकंड भी नहीं। बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा, मुन्ना खान, मेजर चतुर्वेदी और आलोक सिन्हा, सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वास्तव में ये एक, फिर हम इस कार्यक्रम को वहीं पर छोड़ते हैं दर्शकों के लिए इस बात को लेकर कि गांधी का जो देश है वो अब अपना दूसरा गाल आगे नहीं करेगा ताकि कोई चाटा मारे। हमारा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है गांधी से मोदी तक। गांधीवाद को भी हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख दिखाएगा तो हम मोदीवाद को भी लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।